नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के दौरे पर यूपी आ रहे हैं। आज वे लखनऊ में रहेंगे, जहां पर वो दोपहर 3 बजे पार्टी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। इससे पहले वो सुबह 11:30 बजे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। साथ ही विधानसभा प्रभारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। शाम 6:30 बजे वे बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग लेंगे। नड्डा कल आगरा जाएंगे, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यहां पर वो कोरोना काल में योगदान के लिए 2000 डॉक्टरों के सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, क्या अपडेट मिल पा रहा है जेपी नड्डा के दौरे को लेकर के, और किस तरीके से इसे 2022 के दंगल से जोड़कर समझा जाए? देखिए अनुपम, 2022 के दंगल से पहले ये बहुत बड़ी बैठक है, कम से कम पार्टी के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी, क्योंकि जेपी नड्डा चूंकि आज यूपी के दौरे पर है और यूपी के दौरे में सबसे पहला जो उनका प्रवास होगा वो लखनऊ ही होगा, राजधानी ही होगा। और यहाँ पर उनके अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं, जहाँ पर वो न सिर्फ संगठन बल्कि सरकार के मंत्रियों पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। हालांकि अगर उनके कार्यक्रम की बात की जाए दिन भर के, तो सबसे पहले करीब 11 बजे वो चौधरी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहां पर से वो सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सबसे पहले उनका संबोधन होगा। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन में वो सबको संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी जीत अगर हाल की फिलहाल में अगर बोली जाए बीजेपी के लिए, तो वो पंचायत के चुनाव ही है। पार्टी पंचायत के चुनाव की जीत को भुलाना चाहती है और ये चाहती है कि लोग ये जाने और ये समझे कि सरकार ने जो कामकाज किए हैं उस पर जनता ने मुहर लगाई है। और यही वजह है कि पंचायत के चुनाव में पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला और पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो सबसे पहले उनका इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संबोधन होने वाला है। इसके बाद करीब 1:15 बजे यानी कि करीब 1:30 बजे के आसपास जो विधानसभा प्रभारी है, जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा प्रभारियों की, उसमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा पार्टी के बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर बनाए हुई है। उज्ज्वला योजना 2 के शुभारंभ के लिए बुंदेलखंड को चुना गया है। कल इसकी शुरुआत होगी। पीएम मोदी इसमें दिल्ली से वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी बुंदेलखंड के लोगों को कई और योजनाओं की भी सौगात दे सकते हैं। – 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीर को अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाएगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी के सभी प्रचार सामग्रियों पर मंदिर की तस्वीर छापी जाएगी। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर भी छापने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा अयोध्या के विकास से जुड़ी हुई तस्वीरों का भी चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में राम मंदिर की तस्वीर को चुनावी अभियान का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी तस्वीर छपेगी। प्रचार सामग्रियों पर यह फोटो छपेगी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज लखनऊ में दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर में मीडिया से रूबरू होंगे। इस मौके पर दूसरे दलों के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उफान पर गंगा यमुना समेत कई नदियां हैं। प्रयागराज में उफान पर गंगा यमुना, वाराणसी में भी बढ़ा है गंगा का जलस्तर। सैकड़ों लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। गाजीपुर में भी प्रशासन अलर्ट है। ये यहां पर कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां पूरे उफान पर हैं। दोनों नदियां फिलहाल खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे हैं। तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग परेशान हैं। गंगा किनारे बनी झोपड़ियां पानी में डूब गई हैं। सड़कों पर भी पानी आ गया है। वहीं प्रशासन ने कई गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है और बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर रहा है।
संगम नगरी प्रयागराज में गंगा उफान पर है, यमुना उफान पर है। खतरे के निशान से महज 1 मीटर दूर हैं ये दोनों नदियां। ये नारा है, नारा में जो है पाइप अगर लग गई होती तो हम लोग को बहुत आराम हो जाता है। नहीं, अभी बाढ़ से क्या दिक्कत है? अब बाढ़ से दिक्कत क्या है, पानी आएगा तो भर ही जाएगा सब एकदम पूरा, नारे की वजह से आता है पानी पूरा। ये सरैया लाट भैरव में आता है, जलाल बाबा मस्जिद के पास, और यहाँ पे कल से लगभग 5-6 फुट पानी बढ़ा हुआ है। क्या इससे लोग पलायन स्टार्ट हो गए? बहुत ज़्यादा लोग की संख्या में जा रहे हैं यहाँ से छोड़ करके दूसरे जगह, मतलब किराए पे लेकर के लोग अपना, जब तक बाढ़ रहेगा तब तक अपना यापन करेंगे लोग। बाढ़ से दिक्कत है, घर जो है कि खाली करना पड़ता है, जो है बहुत दिक्कत का सामना जो है करना पड़ता है। अब कहाँ जो है कि घर गृहस्थी का सामान हम लोग उठा कर लेकर जाएं, किसके दुआरी रखें। वाराणसी में गंगा और वरना नदी का जलस्तर बढ़ जाने से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। वाराणसी के घाट भी पानी में डूब गए हैं, जिसके चलते शवों का अंतिम संस्कार भी गलियों में किया जा रहा है। सरैया इलाके में पानी घुस जाने के चलते लोग अपने घरों को छोड़कर जाने लगे हैं। इस इलाके में करीब 100 घर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर साल बरसात के मौसम में उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गाजीपुर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और गंगा खतरे के निशान से महज 70 सेंटीमीटर दूर है, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और लोग परेशान हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर हैं और बाढ़ चौकियों से लगातार निगरानी की जा रही है। गंगा के जलस्तर में जो वृद्धि हो रही है उस पर लगातार जिला प्रशासन की नज़र बनी हुई है और जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को, जो कि नदी के किनारे से संबंधित तहसीलें हैं, उनको भी सतर्क किया जा चुका है और बाढ़ चौकियों की स्थापना हुई है, जहां पर की कर्मचारियों की तैनाती की गई है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर उमाशंकर मिश्रा हमारे संवाददाता हमीरपुर से, सूर्या वाजपेयी फर्रुखाबाद से और सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से हैं। सबसे पहले सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं, फिलहाल का अपडेट क्या है और किस तरीके से प्रशासन वहां पर कदम उठा रहा है? देखिए अनुपम, प्रयागराज की बात करें तो गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और 2 दिन पहले ही इतना पानी आ गया था कि 82 मीटर से ज्यादा जो है जब पानी यहां पर पहुंचा तो उसके बाद बड़े हनुमान मंदिर में के गर्भगृह में गंगा जल प्रवेश कर गया था और उसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सी बांध पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है और जो सामने ये सड़क दिखाई दे रही है अनुपम, ये नागवासी की मंदिर की ओर जाती है और सीधे ये रास्ता संगम की ओर जाता है। इसे कुंभ में तैयार किया गया था 2019 के कुंभ में। यहाँ पर पूरी तरह से पानी आ गया है और अगर हम दूसरी छोर पर दिखाना चाहें तो सलोरी और जो छोटा बखाड़ा मोहल्ला है, इसके साथ ही साथ शहर के तमाम जो तटीय मोहल्ले हैं, चाहे वो निवादा हो, राजापुर हो और जो गांव की बात करें चाहे बद्रा सुनौती हो, इन तमाम इलाकों में पानी भर गया है। वहां पर नावें चल रही हैं, लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे जा रहे हैं। जिले में 98 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और इसके साथ ही साथ 110 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। जो भी लोग प्रभावित हैं प्रशासन लगातार उनको वहां पर भेज रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसडीआरएफ को बुला लिया गया है, जल पुलिस है, पीएसी है, सभी को यहां पर तैनात कर दिया गया और इसके साथ ही साथ ये सभी जो लोग हैं वो तमाम लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर नावें रखी गई हैं प्रशासन के साथ, एसडीआरएफ के साथ। यहाँ प्राइवेट नावों को रखा गया है ताकि लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। जो लोग घरों में फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बाढ़ राहत शिविरों में भोजन की व्यवस्था की गई है, मवेशियों को रखने की व्यवस्था की गई, पशु डॉक्टर और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है ताकि किसी तरह का संक्रमण न फैले। तो इस तरह के सभी एहतियात उठाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ उमाशंकर हमीरपुर से हैं। उमाशंकर, हमीरपुर की अगर बात करें तो वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अनुपम, मैं बता देना चाहता हूं हमीरपुर की स्थिति की अगर बात की जाए तो यहां पर यमुना और बेतवा दोनों कहर बरपा रही हैं। दोनों खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं। यहां पर यमुना जो है 103 जो खतरे का निशान है उससे ऊपर 105 पहुंच चुकी है, वहीं बेतवा 104 से ऊपर पहुंच चुकी है जो खतरे के निशान से ऊपर है। तो दोनों का पानी शहर के अंदर घुस चुका है। कई ऐसे प्रभावित मोहल्ले हैं जो प्रभावित हो चुके हैं और मैं दिखा देना चाहता हूँ ये एक शहर का ही एक मार्ग है, राठ मार्ग, जहाँ पर देखिए पूरी तरीके से कई घर दमीदोद हो चुके हैं, कई घर डूब
डूब चुके हैं। लोग यहाँ पर पलायन करके रोडों में अपना बसेरा बना लिए हैं और रोडों में किसी तरीके से रह रहे हैं और यहाँ पर कई सैकड़ों बीघा जमीनें जलमग्न हो गई हैं। हालांकि प्रशासन ने 157 गाँव में अलर्ट जारी किया था कि हर साल प्रतिवर्ष 157 गाँव में बाढ़ आती है, उसके लिए अलर्ट जारी है और बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। जिलाधिकारी मौके पर और पूरी प्रशासन की टीम मौके पर मुआयना कर रही है, अनाउंस कर रही है और बाढ़ राहत केंद्र भी बनाए गए हैं जहां पर पहुंचाने का काम भी यहां चल रहा है। तो अभी मेरी कल ही बात हुई है डीएम से, तो उन्होंने बताया है यहां पर कि प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम और पीएससी का भी इंतजाम कर लिया है, बहुत जल्दी यहां पर आ जाएगी और जो भी पीड़ित है उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन हालात जो है आज स्थिति आज तो भयावह है, क्योंकि पुराना बेतवा घाट, यमुना घाट और इसके अलावा गांव के ऐसे कई गांव हैं जहां पर पानी घुस चुका है। लोग घरों के ऊपर छतों में रहने को भी मजबूर हैं और सड़कों में रहने को मजबूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल उमाशंकर, आप बने रहिए हमारे साथ। सूर्या वाजपेयी फर्रुखाबाद से हैं। सूर्या, अगर फर्रुखाबाद की बात करें तो वहां पर किस तरह से स्थिति है और क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं? सूर्या के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम सर्वेश के पास फिर चलते हैं। सर्वेश, अगर बात करें, हर साल इसी तरह की स्थिति रहती है, ऐसे में इस बार कुछ इंतजामात अलग किए गए हैं? क्योंकि अभी हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि आप खुद पानी में वहां पर बीच में कूद करके रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पर, और स्थिति यह है कि लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो बाढ़ आती है वो यहाँ की बारिश से नहीं आती है, बल्कि जो बैराज है उन बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से आती है। क्योंकि धवलपुर का जो बैराज है राजस्थान का, उससे चंबल नदी में जो पानी छोड़ा गया था 18 लाख क्यूसेक से ज्यादा, उसके बाद ही ये चेतावनी दे दी गई थी सिंचाई विभाग द्वारा कि निश्चित तौर पर जो है अगले 4-5 दिनों में, यानी 7 तारीख तक, जो कि आज है 7 अगस्त, यहाँ पर पानी आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर पानी आया हुआ है। तो पहले से जब अलर्ट जारी था तो प्रशासन ने उसके मद्देनजर यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। एसडीआरएफ टीम को यहां पर बुला लिया गया था, जल पुलिस और पीएससी को बुला लिया गया था। सर्वेश हमारे साथ बने हुए, सूर्या हमारे साथ है फर्रुखाबाद से। सूर्या, वहां से क्या अपडेट है? सूर्या, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनुपम, मैं आपको बताऊं, फर्रुखाबाद के जो हालात हैं वो बेहद ही खराब हैं। सबसे बड़ी बात है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी जो है महज खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। आपको बताएं, फर्रुखाबाद में तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। हालात ये हैं कि फर्रुखाबाद में जो गंगा नदी है, इसका पांचाल घाट जो है, ये स्थिति है कि आपका पूरा घाट डूबा हुआ है। मैं आपको घाट की स्थिति अगर दिखाना चाहूँ तो पूरे गंगा के पीछे के हालात ये हैं कि गंगा में आपको पानी ही नजर आएगा। पूरी तौर से इस जगह पर, यहाँ पर पूरे सभी जो घाट हैं वो सब डूब गए हैं। मौके की स्थिति ये है कि तकरीबन 2 दर्जन 3 दर्जन गांव जो ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है और हालात बेहद ही खराब है। और गंगा का पानी पिछले 3 दिनों बिल्कुल बिल्कुल सूर्या, आप नजर बना के रखिए। सर्वेश आपका, उमाशंकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हो रहा है वायरल, शादी समारोह में नाचते और पैसे जुटाते आए नजर। बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन पर बड़ी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदार पूनावाला ने ऐलान किया है कि अगले साल मार्च तक बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी, अक्टूबर तक बच्चों का टीका तैयार हो जाएगा, ये बात कही गई है। मार्च तक बच्चों की वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट का यह ऐलान है। सहारनपुर में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला जनकपुर इलाके के बाजोरिया का है, जहां पर एक क्लिनिक के बाहर पार्किंग में खड़ी बाइक को लेकर चोर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। हरदोई में एक युवक ने हथियारों के दम पर दबंगई दिखाते हुए ज्वेलर्स को धमकी दी है। मामला कोतवाली इलाके का है, जहां आरोपी अभिषेक अपने साथी के साथ चांदी बेचने आया था। यहां दाम को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने हथियार लहराकर ज्वेलर्स को धमकी दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।